पिछले टर्म्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेचर में एग्जाम्पल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस किया जाता है और उनमें इक्विवेलेंट पॉइंट्स में आपस में रिलेशन क्या है को अध्ययन किया था। साथ ही एक एग्जाम्पल भी लगाया था जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। आज हम लोग जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे और टॉपिक का नाम है टार्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल को कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो क्या महसूस करेगा। आइए देखिए, यह एक इलेक्ट्रिक, यहाँ पर ये जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है। इसको कहाँ रख दिया गया भला, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, ये देखिए जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है ना, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर यहाँ पूरे थ्रू आउट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई के बराबर है तो किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखेंगे तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, प्लस क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा, और माइनस क्यू पर कितना लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगेगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में है। तो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्लस क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स लगा और निगेटिव चार्ज पर जो है माइनस क्यू इंटू ई के बराबर जो है फोर्स लगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स एफ टोटल अगर निकालें तो प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, क्यों, ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम है, तो क्यू इंटू ई दोनों जगह मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, वो कैंसिल कर जाएंगे। तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है। तो नेट फोर्स अगर जीरो है और यह रेस्ट अवस्था में था तो इसकी रेस्ट अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद कीजिए न्यूटन साहब का फर्स्ट रूल, न्यूटन साहब का फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस प्रश्न का उत्तर था कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बल नहीं लगेगा तब क्या होगा। तो बल नहीं लगेगा तो जैसा वस्तु रहेगा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है रेस्ट में था, तो जब रेस्ट में था तो ये रेस्ट में रहेगा। लेकिन याद रखिए कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो इस बात के बावजूद कि नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, इस सिस्टम के ऊपर नेट टार्क जीरो नहीं है। नेट टार्क जीरो होने के लिए शर्त क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो जाना चाहिए। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पैरेलल है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने डिफाइन किया था, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर बन रहा है। तो अगर ये थीटा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ है वो 2a के बराबर अगर है, ठीक है, तो इसके लाइन ऑफ
यह 2a के बराबर है और ये थीटा है, तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये क्या है, 2a साइन थीटा है। बस सिंपली आप साइन थीटा ले लीजिए तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2a इंटू साइन थीटा, यानी प्लस क्यू ई फोर्स और माइनस क्यू ई फोर्स के लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 2a साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो आपको यह क्लास 11th में बताया गया है कि अगर किसी वस्तु पर दो फोर्सेज ऐसे ढंग से लग रहे हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शंस तो पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट हैं और लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल ही साथ सेपरेटेड हैं, तो ऐसे फोर्सेज कपल फॉर्म करते हैं। ठीक है, बल युग्म फॉर्म करते हैं। तो यह बल युग्म या कपल क्या करेगा, यह टार्क प्रोड्यूस करेगा। और टार्क क्या कोशिश करेगा, टार्क प्लस वाले को इधर ले जाने की कोशिश करेगा और माइनस वाले को इधर, ये सिस्टम ये इस तरीके से रोटेट होने की तरफ बढ़ेगा ऐसे, मीन ये इधर आएगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो टार्क लगने लगेगा। तो इस टार्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, टार्क इज इक्वल टू आइदर द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। तो आइदर दोनों चार्जेज में से किसी एक पर जो फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई के बराबर लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज जो है 2a इंटू साइन थीटा के बराबर लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यू इंटू 2a क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो p इंटू ई इंटू साइन थीटा होगा, टाउ इज इक्वल पी इंटू ई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट ये मिला कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ढंग से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है कि उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल अगर बना रही है, तो वो उसके ऊपर कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक टार्क लगाने लगेगा, बलयुग्म लगाने लगेगा, और वह टार्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, p इंटू ई इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये जो टॉर्क नाम की फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो टाउ को हम ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा के बराबर। आप कह सकते हैं कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस पी भी तो लिया जा सकता है, लेकिन नहीं, जो टाउ का जो डायरेक्शन होता है वो p क्रॉस ई को फेवर करता है, e क्रॉस p को नहीं फेवर करता है। चाहे p क्रॉस ई लीजिए चाहे e क्रॉस p लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो ऑप्शन p क्रॉस e है इसी को नेचर फेवर करती है। ठीक है, अब आइए कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इस ऐसे रखा गया, तो यह निगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री के बराबर हुआ। तो अगर 90 डिग्री होगा तो टाउ इज इक्वल पी इंटू ई इंटू साइन 90 डिग्री इक्वल टू पी इंटू ई होगा। पी फिक्स्ड है, ए फिक्स्ड है, थीटा आप बदल सकते हैं। थीटा इक्वल जब 90 डिग्री के बराबर हुआ तो वो साइन 90 के मैक्सिमम वैल्यू है, तो साइन 90 की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये जो टाउ जो लगेगा टार्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए थीटा हो जाए या थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए या 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो टार्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर नेट फोर्स भी 0 है, नेट टार्क भी 0 है। तो इन दोनों कंडीशंस में जो डाइपोल है इस पर नेट फोर्स भी 0 है, नेट टार्क भी 0 है, तो यानी इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, टार्क इक्विलिब्रियम में है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु को इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो और नेट टार्क यानी बल आघूर्ण 0 हो, तो वह इक्विलिब्रियम में होगा, साम्यावस्था में होगा। ठीक है, तो अगर यह पैरेलल हो जाए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है p वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड e वेक्टर के पैरेलल हो जाए, ठीक है, या एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब प्लस वाला चार्ज इधर आ जाए माइनस वाला चार्ज इधर आ जाए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया तो दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में टाउ क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 बराबर 0 होगा।
लेकिन एक बात है, साइन जीरो वाली कंडीशन में नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टार्क जीरो होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब ये आप खोज करके मुझे बताएंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलेंगे। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाले कंडीशन में भी टाउ जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन इस कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्यों, इसको आप हमें बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक बेहतरीन तरीका हमको मिलता है कि डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक ऐसे फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर है, और उसको फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया गया है, तब उस कंडीशन में साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया। ई इज इक्वल टू 1 कर ही चुके हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उस पर लगने वाले टार्क के बराबर है जब उसको एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट के बराबर है, और जो फील्ड से डाइपोल मोमेंट वेक्टर जिसका फील्ड से कितने डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो देखिए, हेंस द डाइपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट स्ट्रेंथ एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इन जनरल वह इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टार्क महसूस करेगा, बल आघूर्ण महसूस करेगा, जो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, घुमा के कहाँ ले जाएगा, ऐसे ढंग से करने की कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाए। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब ये है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग होना, या मैग्नीट्यूड अलग होना, डायरेक्शन अलग होना, या कोई दो सेम भी हो सकता है। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शंस तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म हमने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ थ्रू आउट सेम डायरेक्शन लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई इधर कम लगेगा, और यहाँ जो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि इसके ऊपर जो इस वाले केस में आप देखिए इलेक्ट्रिक नेट फोर्स सदैव जीरो था, लेकिन इस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों चार्जेज अलग अलग मात्रा के फील्ड में उपस्थित हैं, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो टार्क में ट्रांसलेटरी मोशन भी जनरेट हो जाएगा। यही नहीं, अगर ये फ्री है, चलने के लिए फ्री है, किसी ऑब्स्टेकल में नहीं है, सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं वो फंसे हुए होते हैं, वो दूसरे अन्य एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती हैं उनसे फंसी हुई होती हैं। लेकिन अगर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर आप कल्पना करें तो अगर उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देंगे तो वो नेट फोर्स महसूस करने लगेगा, क्योंकि दोनों चार्जेज पर जो है फोर्स की मात्रा क्या है, अलग अलग लगने लगेगी, तो वो कैंसिल कभी नहीं कर पाएंगे, और जब कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा तो एक्सेलरेटेड मोशन जनरेट करेगा। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, में एफ जो है नेट फोर्स है, एम मास, दोनों चार्जेस जो है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से बने हुए, जो भी हो मास तो होगा ही होगा, बिना मास के चार्ज तो आएगा नहीं, तो मास और मास पॉजिटिव है, फोर्स नेट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। नेचर में बहुत सी जगहों पर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको मिलते हैं, और इसको पढ़ लीजिएगा।